नमस्ते, मैं डॉक्टर अलका शर्मा ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समन्वय, जिसके अंदर हम प्रतिजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रतिजन का अब आगे की तरफ हम अध्ययन करते हैं। प्रतिजन में हमने देखा था कि किस प्रकार से इसके कुछ स्तर होते हैं। सबसे पहले इसका हमने रासायनिक संगठन लिया था कि प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, उनसे वो बने हुए होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। अब प्रोटीन है तो स्वाभाविक है एमिनो अम्ल उसमें मौजूद होंगे, तो एमिनो अम्ल की संख्या या उस श्रृंखला के ऊपर जितने भी एमिनो अम्ल है, कौन से भाग पर या कितने भाग तक है, वो अपनी एंटीबॉडी के साथ में क्रिया को दर्शा सकता है। वो इसके अंतर्गत हम अब लेंगे। दूसरा इसमें हमने देखा था कि उसका आणविक भार 6000 डाल्टन से ऊपर तक हो सकता है। अब हम लेते हैं कि ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन के अंदर जो हम निर्धारक भाग ले रहे थे, कौन सा? प्रतिजन निर्धारक। प्रतिजन निर्धारक कौन सा होता है? सपोज कीजिए ये हमारा एंटीजन है और ये हमारा एंटीबॉडी है। एंटीजन का इतना सा भाग और एंटीबॉडी का ये इतना भाग, ये आपस में क्रिया करते हैं, अर्थात ये जुड़ते हैं, बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग इतनी होती। ये जो भाग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन निर्धारक स्तर। जब ये प्रतिरक्षा है और ये प्रतिजन है, यानी ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। ये दोनों जिस भाग से ये बॉन्डिंग हो रही है, जुड़ रही है, इसको हम कहते हैं इस एंटीजन की ये वाली जो स्थिति है, ये इतना जो भाग है, ये इसकी संयोजकता यानी प्रतिजन संयोजकता कहलाती है। जिस भाग से वो प्रतिरक्षा से जुड़ेगा, यानी पहले तो ये हो गया है कि ये स्थान निर्धारित हो गया है कि ये प्रतिजन निर्धारक भाग है। दूसरा, प्रतिरक्षा से उसने क्रिया की, जितने भाग से वो उससे बॉन्डिंग कर रहा है, जुड़ रहा है, उसको हमने क्या कह दिया? प्रतिजन संयोजकता। अब इस आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिजन के ऊपर प्रतिरक्षा यानी विशिष्ट जो प्रतिरक्षा है जो हमने भेजी है शरीर के अंदर, वो किस प्रकार से इस प्रतिजन की क्रिया प्रणाली को निष्प्रभावित करती है। तो इसके कुल 4 चरण हैं। सबसे पहले 4 चरण में लेंगे इसकी क्रियाविधि, इसकी एंटीजन और विशिष्ट प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन विनाश या निष्प्रभाव की क्रियाविधि। इसमें 4 चरण हैं। सबसे पहले तो है कि बाह्य कारक या शरीर के अंदर उपस्थित कारक, इन दोनों में अंतर किया जाता है। अर्थात शरीर के अंदर कारक एंटीजन मौजूद है या बाहर से कोई एंटीजन शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, इन दोनों को क्या किया जाता है? अंतर कर लिया जाता है। अर्थात बाह्य कारक और अंदर शरीर में प्रतिजन उपस्थित है, उसके द्वारा कार्य हो रहा है। अंदर का मतलब क्या है? जैसे जुकाम से संबंधित जैसे शरीर के अंदर कुछ कैंसर जनित कोशिकाएं होती है। कैंसर जनित कोशिकाएं क्या है? शरीर के अंदर मौजूद है, बाहर से तो प्रविष्ट हुई नहीं है, शरीर के अंदर मौजूद है और समय की अपने जो कोशिकाएं हैं अपने अनुकूल समय का इंतजार करती है। अनुकूल स्थिति आते ही वो संख्या में वृद्धि करके वहां पर एक ट्यूमर बना लेती है जिससे कैंसर रोग होता है। तो इसका मतलब ये शरीर के अंदर ही पहले से मौजूद कारक है।
कोई और भी ऐसी कोशिकाएं हो सकती है या ऐसे कारक हो सकते हैं जो कि शरीर के अंदर मौजूद है। बाह्य कारक कोई प्रविष्ट हो रहा है तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, सबसे पहले इन दोनों का अंतर किया जाएगा। उसके बाद में जो बाह्य एंटीजन है, जो बाहर से प्रविष्ट हो रहा है एंटीजन, उस एंटीजन के जो प्रतिरक्षा के द्वारा यानी एंटीबॉडी के द्वारा जो क्रिया की जाएगी उसके ऊपर की जानी है, जो कि इसका निर्धारक स्थल होता है, उसकी पहचान की जाती है। अर्थात एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर किस भाग पर अटैक करेगा उस भाग की वो पहचान करता है। वो भाग इसका कौन सा है, निर्धारक स्थल है। तीसरा कि जैसे ही ये शरीर के अंदर इसी में प्रतिरक्षा क्रिया करके उसका प्रतिरक्षा के साथ में जो उस एंटीजन की क्रिया होगी वो निर्धारक स्थल वहां पर पहचान ली जाती है। उस निर्धारक स्थल की जैसे पहचान हो जाती है तो प्रतिरक्षा उत्पन्न हो उससे पहले वहां की जो लसिका कोशिकाएं होती है बी प्रकार की है, वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। यानी ये लसिका कोशिका सक्रिय हो गई। जैसे ये बी लसिका कोशिका सक्रिय हो जाएंगी लिम्फोसाइट से, तुरंत ये क्या करेगी कि एक प्लाज्मा कोशिका को निर्मित करेगी, प्लाज्मा कोशिका को निर्मित कर लेगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्लाज्मा कोशिका होती है वो क्या करेगी कि उस प्रतिजन के ऊपर अटैक करेगी। अर्थात प्रतिजन और एंटीबॉडी दोनों के बीच में एक मध्यक कोशिका का कार्य करेगी। कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कोशिका एक कोशिका बनती है जो कि उसकी माध्यिक कोशिका कहा जाता है, जो कि एक विशिष्ट कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा, जो कि एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिजन के ऊपर विशिष्ट एक प्रतिरक्षा के द्वारा बनने वाली कोशिका होती है। ये माध्यिक का मतलब मीडिएट। तो ये एक संरचना बन जाती है। ये जब कोशिका वाली ये संरचना बन जाती है तो ये क्या करता है, फाइनली जो एंटीजन है उस एंटीजन के ऊपर ये अटैक कर देता है। एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन को चारों तरफ से घेर करके इस एंटीजन की जो कार्य प्रणाली है उसको क्या करेगी, निष्प्रभावित कर देगी। अर्थात प्लाज्मा सेल जो थे वो तो क्या कर रहे थे, एक विशिष्ट प्रतिरक्षा को स्रावित कर रहे थे, एक विशिष्ट प्रतिरक्षी को निर्मित कर रहे थे। और यहाँ पर आकर के ये जो निर्मित प्रतिरक्षी है इसके द्वारा इस एंटीजन की कार्य प्रणाली को क्या कर दिया जाएगा, निष्प्रभावित कर दिया जाएगा। अब जो इसका निष्प्रभाव है वो ये बताएगा कि इस एंटीजन का यहाँ पर उन्मूलन हो चुका है। उन्मूलन का मतलब उसको संपूर्ण तरह से वहां से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये एंटीजन कैसे क्रिया को दर्शाता है, कैसे इसके शारीरिक रासायनिक संगठन में उपस्थित होता है, किस प्रकार से इसके ऊपर अटैक किया जाता है। इसको लास्ट में एक बार और रिवाइज करवा दूंगी। अब हम लेते हैं प्रतिरक्षा। ये तो था एंटीजन और अब हम लेंगे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी भी कह सकते हैं, प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। अब ये एंटीबॉडी है यानी प्रतिरक्षी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करने वाली। इस एंटीबॉडी के अंदर भी अगर इसका रासायनिक संगठन देखें तो ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी हुई होती है। एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन का भाग एसिड, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है यानी वसा। इस प्रकार
प्रकार के इसके रासायनिक संगठन होता है। यदि इसकी संरचना को हम देखें तो एक विशेष प्रकार की संरचना इसके द्वारा दर्शाई जाती है। इस संरचना का अध्ययन अभी हम करने वाले हैं, यानी एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। लगभग वाई आकार में ये संरचना मौजूद होती है। इस प्रकार से ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग पर NH2 समूह है, यानी एमिनो समूह होता है, प्रोटीन से बना हुआ है, एमिनो समूह होता है। इसका जो ये नीचे वाला भाग होता है वहां पर कार्बनिक अम्ल वाला समूह उपस्थित होता है। इन दोनों श्रृंखलाओं को, यानी हमने ये संरचना देखी तो एक तो पूरा वाई बन रहा है, एक उसकी दो भुजाएं ही पार्श्विक भाग में ली हुई है। इन दोनों के बीच में देखें तो डाइसल्फाइड बंध होते हैं, यानी सल्फर के डबल बॉन्ड इनके बीच में मौजूद होते हैं। इस प्रकार से सल्फर के डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये हल्का होता है, लाइट बोलते हैं इसको, लाइट। और ये वाला जो भाग होता है ये इसका अधिक गहरा या हेवी होता है। ये वाला लाइट हुआ, ये वाला हेवी हुआ। लाइट वाला जो भाग होता है उसमें लगभग 220 एमिनो अम्ल मौजूद होते हैं, और जो हेवी वाला भाग होता है वहां पर 440 की संख्या में एमिनो अम्ल मौजूद होते हैं। हेवी वाले भाग, ये वाला जो भाग होता है इस भाग को हम कहते हैं अस्थिर स्तर या भाग। ये वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्थिर भाग या स्तर। ये वाला जो भाग होता है इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी संरचनाएं मौजूद होती है जो कि बाहर से आने वाली एंटीजन के साथ में क्रिया करने वाला हिस्सा बनाती है, यानी संयोजकता वाला भाग बनाती है। ये यहाँ पर जो हिस्सा होता है जो लचीला होता है उसको कहा जाता है हिंज। इसमें लचकता पाई जाती है। जब एंटीजन इसके पास में आएगा तो इस प्रकार से इसके भुजा आगे की तरफ घूम सकती है, तो ये इसके अंदर लचकता पाई जाती है। इसको हम कहते हैं हिंज। तो इस प्रकार से हम इस संरचना को देख सकते हैं कि एक प्रतिरक्षी के अंदर किस प्रकार से ये संरचना वाई आकार में मौजूद होती है। इसके ये वाला जो भाग होता है इसको FC कहा जाता है, और ये वाला अस्थिर वाला भाग होता है इसको FAB कहा जाता है। इस प्रकार से ये संरचना लिए हुए भाग होता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से प्रतिरक्षियां इकाइयां मौजूद होती है, यानी प्रतिरक्षी के प्रकार। ये अभी हमने ये जो संरचना देखी थी इसमें एक चीज छोड़ दी कि ये जो संरचना होती है इसको द्विलग्न यानी डायमंड कहा जाता है। दो संरचना के रूप में रहती है, डबल द्विलग्न कहा जाता है। अब हम इसमें लेते हैं कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी जो है उसके प्रकार। प्रतिरक्षा प्रकार, प्रतिरक्षा प्रकार है, और इनमें उपस्थित जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं उस आधार पर इसका अलग। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रकार में, जैसे सबसे पहले IgG, सबसे ज्यादा उपस्थित होने वाली एंटीबॉडी, शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में ये उपस्थित रहती है। दूसरी है IgM, तीसरी है IgA, IgG,
ई और IgD, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हमारे शरीर में उपस्थित होती है। ये जो प्रतिरक्षी होती है, इसमें Ig से क्या अभिप्राय है? Ig से मतलब होता है इम्यूनो Ig से मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये सबसे अधिक मात्रा में ये वाला पाया जाता है। अब इसके अंदर हमने देखा कि IgG है, सबसे अधिक मात्रा में हम कह रहे हैं ये मौजूद होता है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर, तो ये जो इनके नाम से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये उपस्थित होती है। इसमें गामा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। ये M है, U प्रकार की होती है। ये A है तो अल्फा प्रकार की होती है। ये E है तो इप्सिलॉन यानी इस प्रकार से मौजूद होती है। ये D है तो डेल्टा प्रकार से ये मौजूद होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। अब इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये कौन सी सबसे महत्वपूर्ण होती है या कौन से में कौन सा कार्य होता है। तो ये वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी शरीर में एंटीजन आया, सबसे पहले उसकी सूचना जिस प्रतिरक्षी को मिलती है वो ये होती है, यानी सर्वप्रथम एक्टिव होने वाली जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होगी यानी प्रतिरक्षी होगी, वो IgM प्रकार की होती है। उसके बाद में जैसे इसने पहचान कर ली और पहचान करने के बाद में ये क्या करेगी, इस IgG को एक्टिव कर देगी, यानी ये सूचना इस तक पहुंचेगी। ये सर्वप्रथम स्रावित होगी, उसके बाद में एक्टिव हो गई और एक्टिव होने के बाद में इसने इसको भी संदेश दे दिया, तो ये क्या करेगी, अपने प्रभाव को वहां पर छोड़ देगी, यानी उस प्रतिजन के प्रति अपनी क्रिया प्रणाली को दर्शाएगी। अब यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। ये जो G प्रकार की होती है एंटीबॉडी, ये रक्त के अंदर या जो प्लाज्मिक भाग होता है उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले हम इसका कार्य देखें तो जो शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर ये उपस्थित होती है, तो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच करके उससे एंटीजन के विरुद्ध अपना कार्य दर्शाती है, अपने कार्य को ये प्रदर्शित करवाती है। इस प्रकार से IgM जो है उसको यदि हम ले, IgG एक विशेष कार्य को करती है और वो कार्य क्या है, जो ये प्रतिरक्षी है ये मां से प्लेसेंटा से होता हुआ भ्रूण तक ये इम्यूनिटी पहुंचती है और उस भ्रूण की रक्षा करती है। तो मात्र ये एक ऐसी प्रतिरक्षी होती है जो कि प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। दूसरी जो ये M है, ये डायरेक्ट उस एंटीजन के ऊपर एक्टिव होकर के उसकी क्रिया प्रणाली को निष्प्रभावित करती है। तीसरी A वाली जो एंटीजन होती है ये क्या करती है कि माँ जो है वो नवजात जो शिशु है उसको दुग्ध पान करवाती है। उस दूध के अंदर उपस्थित प्रोटीन वाला प्रतिरक्षी भाग होता है जो कि उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करता है। IgE प्रकार की जो होती है ये मारक प्रकार की कोशिकाओं का जो कार्य होता है, मारक प्रकार की कोशिकाओं का जो कार्य होता है जैसे लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है, उस कार्य को प्रेरित करवाती है। IgD प्रकार की होती है
वो मास्क प्रकार की कोशिकाएं होती है, बेसल प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो कि उनके द्वारा उस रोग कारक की पहचान करके उसके ऊपर अटैक करके उसे प्रतिजन के प्रति एक प्रतिरक्षी तंत्र को निर्मित करवाने में मददगार होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी है जो कि हमारे शरीर में मौजूद रहती है। धन्यवाद।